नमस्कार। आज हम एक सवाल के तह तक जाएंगे। भारत जैसे विशाल देश के लिए, जहां लाखों लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, वहां सबसे काबिल अफसरों को निष्पक्ष तरीके से कैसे चुना जाए। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो संस्था सरकार के लिए भर्ती करती है, वो खुद सरकार के असर से कैसे बचती है। ये बहुत ही अहम सवाल है और इस पूरी पहेली का जवाब एक नाम में छिपा है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी। यूपीएससी? हाँ, ये सिर्फ एक परीक्षा लेने वाली एजेंसी नहीं है, बल्कि इसे हमारे संविधान ने खास ताकतें दी हैं ताकि ये बिना किसी दबाव के अपना काम कर सके। अच्छा। तो ये समझना कि ये संस्था कैसे काम करती है, उन सभी के लिए बेहद जरूरी है जो इसके जरिए देश की सेवा करना चाहते हैं। तो चलिए इसी की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले, इस आयोग में होता कौन है? ये लोग कौन हैं जो लाखों लोगों का भविष्य तय करते हैं? देखिए, यूपीएससी में एक चेयरमैन होते हैं और उनके साथ कुछ और सदस्य। इन सभी की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, तो कितने सदस्य होते हैं? 5, 10, 15, कुछ तो तय होगा? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। संविधान ने सदस्यों की कोई संख्या तय नहीं की है। क्या कोई संख्या तय नहीं है? नहीं, ये पूरी तरह से राष्ट्रपति पर छोड़ा गया है कि वो तय करें कि आयोग में कितने लोग होंगे। वैसे आमतौर पर चेयरमैन को मिलाकर 9 से 11 सदस्य होते हैं। अरे, ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब राष्ट्रपति चाहे तो 5 सदस्य रख लें या 15, इतनी जरूरी संस्था और सदस्यों की संख्या ही तय नहीं है। इसके पीछे क्या सोच रहे होगे? शायद संविधान बनाने वालों ने भविष्य को देखते हुए इसमें लचीलापन रखा हो सकता है उन्हें लगा हो कि काम के बोझ के हिसाब से सदस्यों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सके। हो सकता है। लेकिन एक शर्त जरूर रखी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो क्या है? शर्त यह है कि आयोग के कम से कम आधे सदस्य ऐसे लोग होने चाहिए जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार के अधीन काम करने का कम से कम 10 साल का अनुभव हो। अच्छा, ताकि प्रशासनिक समाज वाले लोग हो। बिल्कुल, ये पक्का करने के लिए कि आयोग में सिर्फ किताबी ज्ञान वाले लोग ना हों, बल्कि ऐसे लोग भी हों जिन्हें जमीनी प्रशासनिक काम की समझ हो। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि आयोग में कौन लोग होते हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये लोग निष्पक्ष कैसे रहते हैं। आखिरकार नियुक्ति तो सरकार ही करती है। तो फिर क्या चीज उन्हें सरकार का दबाव मानने से रोकती है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है और इसका जवाब उनके कार्यकाल और उन्हें हटाने की प्रक्रिया में छिपा है। अच्छा, कैसे? एक बार नियुक्त होने के बाद चेयरमैन या कोई भी सदस्य 6 साल के लिए या 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर रहते हैं। उन्हें हटाना लगभग नामुमकिन है। लगभग नामुमकिन मतलब हटाया जा सकता है? हाँ, लेकिन प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा सख्त है। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार को किसी सदस्य का काम पसंद नहीं आया और उन्हें हटा दिया। तो फिर कैसे हटते हैं? राष्ट्रपति उन्हें सिर्फ कुछ खास हालतों में ही हटा सकते हैं, जैसे अगर वो दिवालिया हो जाएं या अपने कार्यकाल के दौरान कहीं और से सैलरी वाली नौकरी करने लगें। या फिर मान लीजिए मानसिक या शारीरिक रूप से काम करने में असमर्थ हों। और अगर किसी पर भ्रष्टाचार या दुर्व्यवहार का आरोप लगे तो? वो प्रक्रिया और भी ज्यादा जटिल है। ऐसे किसी भी मामले में राष्ट्रपति को पहले उसे जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भेजना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के पास? हाँ, सुप्रीम कोर्ट एक पूरी जांच करता है और अगर जांच के बाद कोर्ट को लगता है कि आरोप सही हैं और वो हटाने की सलाह देता है, तभी राष्ट्रपति उस सदस्य को हटा सकते हैं। मतलब आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का है? बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सलाह राष्ट्रपति के लिए माननी जरूरी है, यानी बाध्यकारी है। बाध्यकारी मतलब मैंडेटरी? हाँ, मैंडेटरी। ये कोई सिफारिश नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके। ये प्रावधान यूपीएससी की आजादी की रीढ़ की हड्डी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान बनाने वालों ने यूपीएससी के चारों ओर एक तरह का किला बना दिया ताकि कोई सरकार इस पर दबाव न डाल सके। पहली दीवार तो हो गई कार्यकाल की सुरक्षा। सही। आप उन्हें आसानी से हटा नहीं सकते। एकदम सही। और दूसरी दीवार ये है कि एक बार किसी की नियुक्ति हो गई तो बाद में सरकार उनके लिए नियम बदलकर उनकी सैलरी या सुविधाएं को कम नहीं कर सकती। मतलब ऐसा कोई बदलाव नहीं कर सकती जो उनके लिए नुकसानदायक हो। हाँ, ये भी बहुत जरूरी सुरक्षा है, वरना सरकार कह सकती है कि हमारी बात मानो, नहीं तो आपकी सुविधाएं छीन लेंगे। बिल्कुल। और तीसरी और शायद सबसे मजबूत दीवार ये है कि चेयरमैन से लेकर सदस्य तक सबकी सैलरी, भत्ते और पेंशन, यानी उनका सारा खर्चा
भारत की संचित निधि पर भारित होता है। एक मिनट, ये संचित निधि क्या है? इसे सरल भाषा में समझाइए। इसे आप सरकार का मुख्य खजाना समझिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। इस खजाने से होने वाले कुछ खर्चों पर संसद में बहस तो हो सकती है, लेकिन वोटिंग नहीं हो सकती। वोटिंग नहीं हो सकती। नहीं। इसका मतलब ये है कि कोई भी सरकार ये धमकी नहीं दे सकती कि हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारा बजट काट देंगे। उनका पैसा सुरक्षित है। कमाल है। मतलब कार्यकाल सुरक्षित, सेवा की शर्तें सुरक्षित और पैसा भी सुरक्षित। और कोई दीवार है इस किले में? हाँ, आखिरी और चौथी दीवार है भविष्य के लालच को खत्म करना। भविष्य का लालच मतलब? नियम ये है कि यूपीएससी का चेयरमैन रिटायर होने के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार में कोई और नौकरी नहीं कर सकता। अच्छा। ताकि वो भविष्य में किसी पद का लालच देकर सरकार को खुश करने की कोशिश ना करे। बिल्कुल। इसी तरह जो सदस्य हैं वो रिटायरमेंट के बाद यूपीएससी या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के चेयरमैन तो बन सकते हैं, लेकिन सरकार में कोई और पद नहीं ले सकते। ये सारे नियम मिलकर ये पक्का करते हैं कि आयोग बिना किसी डर या लालच के सिर्फ और सिर्फ योग्यता के आधार पर फैसले ले। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि इस किले को कितना मजबूत बनाया गया है। अब सवाल ये है कि इस किले के अंदर बैठे लोग करते क्या हैं? परीक्षा आयोजित करने के अलावा इनके और क्या-क्या काम है? इनका सबसे बड़ा और सबसे मशहूर काम तो जाहिर है अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और केंद्र शासित प्रदेशों की नौकरियों के लिए परीक्षा करवाना है। वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन इनका काम सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी सलाहकार संस्था भी है। सलाहकार? मतलब ये सरकार को सलाह देते हैं? हाँ। किन मामलों पर? कई मामलों पर। जैसे सरकारी नौकरियों में भर्ती का तरीका क्या होना चाहिए, प्रमोशन या एक सर्विस से दूसरी सर्विस में तबादले के लिए क्या सिद्धांत होने चाहिए, इन सब पर ये सरकार को सलाह देते हैं। अच्छा। लेकिन इनकी सबसे अहम सलाहकार भूमिका अनुशासनात्मक मामलों में होती है। अनुशासनात्मक मामले? मतलब जब किसी अफसर पर कोई कार्रवाई करनी हो। हाँ, मान लीजिए किसी सरकारी अधिकारी पर कार्रवाई होनी है, जैसे उसे चेतावनी देना, उसकी सैलरी बढ़ोतरी रोकना, प्रमोशन रोकना या फिर नौकरी से निकालना। हाँ, या फिर उसे नौकरी से हटाना या बर्खास्त करना। इन सभी मामलों में सरकार को यूपीएससी से सलाह लेनी पड़ती है। आपने 2 शब्द इस्तेमाल किए, हटाना रिमूवल और बर्खास्त डिसमिसल। इनमें क्या फर्क है? ये सुनने में तो एक जैसे लगते हैं। ये बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी फर्क है, खासकर किसी सरकारी कर्मचारी के लिए। अगर किसी को हटाया जाता है तो वो भविष्य में किसी और सरकारी नौकरी के लिए योग्य रहता है। अच्छा। लेकिन अगर किसी को बर्खास्त किया जाता है तो वो भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हो जाता है। ये सबसे सख्त सजा है। तो इन सब गंभीर मामलों में यूपीएससी की सलाह बहुत मायने रखती होगी। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। पेच? कैसा पेच? सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में ये साफ कर दिया है कि इन मामलों में सरकार के लिए यूपीएससी से सलाह लेना अनिवार्य नहीं बल्कि निर्देशक है। एक मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि यूपीएससी से सलाह लेना एक तरह से अच्छी आदत है, लेकिन अगर सरकार इसे नजरअंदाज कर दे तो बर्खास्त किया गया कर्मचारी कोर्ट नहीं जा सकता। हाँ, बिल्कुल सही समझ रही हैं। ये तो यूपीएससी की शक्ति को काफी कम कर देता है। हाँ, और यही यूपीएससी की सबसे बड़ी विडंबना है। संविधान इसे योग्यता का प्रहरी, वॉचडॉग ऑफ मेरिट बनाना चाहता था, लेकिन अदालती व्याख्याओं ने इसे एक ऐसी सलाहकार संस्था बना दिया है जिसकी सलाह मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। मतलब असल ताकत और आखिरी फैसला हमेशा सरकार के हाथ में ही रहता है। बिल्कुल। तो फिर कोई चेक बैलेंस है या नहीं? अगर सरकार बार बार यूपीएससी की सलाह को नजरअंदाज करने लगे तो क्या होगा? एक चेक बैलेंस है, लेकिन वो कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक है। राजनीतिक? यूपीएससी हर साल अपने कामकाज की एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। अच्छा। और साथ में एक मेमोरेंडम भी रखा जाता है जिसमें सरकार को ये बताना पड़ता है कि किन किन मामलों में यूपीएससी की सलाह नहीं मानी गई और क्यों नहीं मानी गई। अच्छा, तो मामला संसद में पहुंचता है, यानी सरकार को जनता के प्रतिनिधियों को जवाब देना पड़ता है। ये एक तरह का दबाव तो बनाता ही होगा। हाँ, ये एक तरह की सार्वजनिक जवाबदेही तय करता है। कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि संसद में उस पर यह आरोप लगे कि वो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था की सलाह को लगातार अनदेखा कर रही है। ठीक है, ये समझ में आया। लेकिन क्या यूपीएससी के अधिकार क्षेत्र की भी कोई सीमा है? क्या कुछ मामले ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से इसके दायरे से बाहर हैं? हाँ, बिल्कुल है। संविधान और कानून ने कुछ मामलों को इसके दायरे से बाहर रखा है। जैसे जब पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की जाती है तो उस मामले में यूपीएससी से सलाह लेने की जरूरत नहीं होती। और इसके अलावा
इसके अलावा जो बड़े बड़े आयोग या ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उनके चेयरमैन या सदस्यों की नियुक्ति या फिर बहुत ऊंचे दर्जे के राजनयिक पद, जैसे राजदूत वगैरह, हाँ, इन मामलों में भी यूपीएससी की भूमिका नहीं होती। साथ ही ग्रुप सी और डी की ज्यादातर नौकरियां भी इसके दायरे से बाहर हैं। तो अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो यूपीएससी की भूमिका को हम कैसे समझ सकते हैं? ये एक भर्ती एजेंसी है या योग्यता की प्रहरी या कुछ और? देखिए, संविधान की भावना के हिसाब से ये योग्यता का प्रहरी है, लेकिन इसके असल काम को देखें तो ये मुख्य रूप से एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। इसका काम सही उम्मीदवार को चुनकर सरकार को दे देना है। मतलब इसका काम सिर्फ चुनने तक सीमित है? मोटे तौर पर हाँ। उम्मीदवार के चुने जाने के बाद उसकी ट्रेनिंग कैसे होगी, उसका कैडर मैनेजमेंट कैसे होगा, उसकी सैलरी, ये सब तय करना यूपीएससी का काम नहीं है। तो ये कौन करता है? ये सारे काम एक दूसरी संस्था देखती है, जिसे हम कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी कहते हैं। डीपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो हम यूपीएससी और डीओपीटी के रिश्ते को कैसे समझें? आप इसे ऐसे समझ सकती हैं, यूपीएससी एक बेहतरीन शेफ की तरह है, जिसका काम बाजार से सबसे अच्छी सामग्री यानी उम्मीदवार को चुनकर लाना है। लेकिन उस सामग्री से कौन सी डिश बनेगी, उसे कैसे परोसा जाएगा और किचन के नियम क्या होंगे, ये सब रेस्टोरेंट का मैनेजर यानी डीओपीटी तय करता है। ये तो बहुत अच्छे से समझ आया। मतलब यूपीएससी भर्ती करता है और डीओपीटी उस भर्ती हुए व्यक्ति का पूरा सर्विस मैनेजमेंट देखता है। लेकिन मैंने सुना है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी के आने से भी यूपीएससी की भूमिका पर कुछ असर पड़ा है? हाँ, असर पड़ा है, खासकर अनुशासनात्मक मामलों में। अब नियम यह है कि जब सरकार किसी अफसर पर भ्रष्टाचार के आरोपों में कार्रवाई करती है तो उसे यूपीएससी और सीवीसी दोनों से सलाह लेनी पड़ती है। और अगर दोनों की सलाह अलग-अलग हो तो? मान लीजिए यूपीएससी कहे कि अफसर को कड़ी सजा दो और सीवीसी कहे कि हल्की सजा दो, तब सरकार क्या करेगी? यही वो जगह है जहां एक दुविधा पैदा होती है। हालांकि ज्यादातर मामलों में यूपीएससी को एक बढ़त हासिल है, क्योंकि वो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। अच्छा। जबकि सीवीसी का गठन पहले एक सरकारी प्रस्ताव से हुआ था, जिसे बाद में कानूनी दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जे का वजन हमेशा ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी अंतिम फैसला तो सरकार का ही होता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो आज की हमारी पूरी बातचीत से ये साफ है कि यूपीएससी एक बहुत ही अनोखी और शक्तिशाली संस्था है। इसे संविधान ने आज़ादी की हर ढाल दी है, लेकिन इसकी भूमिका ज्यादातर सलाहकार की है। ये भारत की प्रशासनिक मशीनरी के लिए सबसे बेहतरीन दिमागों को चुनती है और योग्यता के सिस्टम की रक्षा करती है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से एक सवाल जरूर मन में उठता है, जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए। बताइए। जैसा हमने देखा, यूपीएससी की सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। हालांकि सलाह ना मानने पर संसदीय जवाबदेही का एक रास्ता है, लेकिन ये योग्यता के प्रहरी के तौर पर बनाई गई संस्था की असल ताकत पर एक सवालिया निशान लगाता है। ये बात तो है। तो सवाल यह है कि आज के बदलते हुए राजनीतिक माहौल में आयोग की ये सिर्फ सलाहकार वाली भूमिका उसकी आज़ादी और असर को कैसे प्रभावित करती है, और भारत के मेरिट सिस्टम के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा प्रासंगिक रहेगा।